गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम हिंदी में जो है जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार कहते हैं और आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन को समझिए। किसी जीव में अचानक उत्पन्न हुए वंशागत परिवर्तन जो मेंडलीय विसंयोजन तथा पुनर्योजन के अतिरिक्त होते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप संतति के रूप, आकार, बनावट, स्वरूप आदि बदल जाते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण से उत्परिवर्तनों में वे सभी वंशागत परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जिनसे किसी जीव के लक्षण का प्रारूप यानी कि फिनोटाइपिक उसका बदल जाता है। इसी आधार पर ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन शब्द का प्रयोग उन लक्षण प्ररूपी परिवर्तनों के लिए किया था जो कि वंशागत थे। आजकल उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक संकीर्ण अर्थ में केवल उन परिवर्तनों के लिए किया जाता है जिनके कारण आणविक स्तर पर जीन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ हो। इन्हें सामान्यतः जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन या कारकीय उत्परिवर्तन यानी फ्रैक्शनल म्यूटेशन या सत्य उत्परिवर्तन यानी ट्रू म्यूटेशन भी कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन के द्वारा व्यष्टि जीन, व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, एक अकेले के लिए व्यष्टि जीन की संरचना में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उसकी पुनरुक्ति यानी कि रीडुप्लिकेशन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी व्यवहार में जीन उत्परिवर्तनों और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के मध्य विभेदन डिफरेंशिएशन कठिन होता है, क्योंकि कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के लक्षण प्ररूपी प्रभाव जीन उत्परिवर्तनों के समान होते हैं। इतिहास। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन उत्परिवर्तनों का सबसे पहला उदाहरण 1791 में मिला था। सेवाल राइट या सेट राइट ने अपनी भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाले मेमने को पाया था। इसमें अगली उत्तरोत्तर पीढ़ियों में यह वंशागत होता गया ये लक्षण, अर्थात इनमें ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिसमें सभी भेड़ें छोटी टांग वाली थी। यह लक्षण एक अप्रभावी उत्परिवर्तन यानी रेसेसिव म्यूटेशन का परिणाम था। सन 1853 में एक निग्रो दंपति के असामान्य पुत्री का जन्म हुआ जिसकी त्वचा काली थी व कहीं कहीं सफ़ेद दाग उपस्थित थे। डार्विन उत्परिवर्तन के बारे में जानते थे। उसने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस पर प्रकाश डाला था। उत्परिवर्तनों का अध्ययन कार्य विशेष रूप से सन 1910 में उस समय आरंभ हुआ जब मॉर्गन T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने फलमक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना कार्य प्रारंभ किया था। ह्यूगो डिवरीज ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर उत्परिवर्तनों का अध्ययन किया था तथा उसने उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। ह्यूगो डिवरीज के उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार लक्षणों में परिवर्तन अचानक होता है तथा ये वंशागत होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। उत्परिवर्तन जिनमें दिखाई देते हैं उसे उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहते हैं। T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी के एक लाल आंख वाले जोड़े को प्रयोगशाला में पाला। अनेक पीढ़ियों से बनी आबादी में उन्हें अचानक एक सफ़ेद नेत्रों वाली नर मक्खी दिखाई दी। इन नर मक्खी तथा सामान्य लाल नेत्रों वाली मक्खी के संकरण में उन्होंने पाया कि सफ़ेद नेत्रों का लक्षण स्थायी अर्थात शुद्ध नस्ली था। बाद में उन्होंने मक्खियों की इस आबादी में कई अन्य लक्षण भी परिवर्तन देखें जो संबंधित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण ही विकसित हुए थे। इसके बाद गत 40 वर्षों में न्यूरोस्पोरा, एस्चेरिकिया कोलाई और जीवाणु भोजियों यानी बैक्टीरियोफेज आदि जीवों में उत्परिवर्तनों का अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। उत्परिवर्तन के अभिलक्षण देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या क्या लक्षण हैं? उत्परिवर्तन के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। देखिए, पहला, सामान्य उत्परिवर्ती युग्म विकल्पी
उनके वन्य प्ररूप या सामान्य युग्म विकल्पियों के प्रति अप्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ उत्परिवर्तन प्रभावी होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसका उदाहरण है जैसे ड्रोसोफिला में जो खांचदार पंख होते हैं वो जो है प्रभावी उत्परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा, उत्परिवर्तन किसी भी जीन पर हो सकते हैं। तीसरा, अधिकतर उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ उत्परिवर्तन ऐसे हैं जो कि लाभदायक भी हो सकते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तन को फसल सुधारने के उपयोग में लाया जाता है या ला सकते हैं हम। चौथा, उत्परिवर्तन पुनरावर्ती होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, यानी समान उत्परिवर्तन एक पीढ़ी के अलग अलग व्यष्टियों में सदस्यों में हो सकते हैं। पांचवा, प्रकृति में उत्परिवर्तन बिना किसी ज्ञात कारण के होते हैं, उन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। अधिकतर जीनों के लिए स्वतः उत्परिवर्तनों की दर बहुत कम होती है, जिनका परास यानी रेंज 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ के मध्य होता है। कुछ जीन्स स्वतः उत्परिवर्तनों की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं। यह जीन्स उत्परिवर्तनशील जीन्स यानी म्यूटेबल जीन्स कहलाते हैं। आठवां, संजीन यानी जीनोम के कुछ जीन्स अन्य जीनों की स्वतः उत्परिवर्तन की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे जीन्स को हम उत्परिवर्तनकारी यानी म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। कुछ जीन है जो संजीन या जीनोम के कुछ अन्य जीवों के उत्परिवर्तन को जो है दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। ऐसे जीन्स को हम प्रति उत्परिवर्तनकारी जीन्स यानी कि एंटी म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। जीन्स की सूक्ष्म संरचना विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि जो उत्परिवर्तन समान लक्षण प्ररूपी उत्पन्न करते हैं तथा एक जीन में अलग अलग स्थलों पर स्थित हो सकते हैं। 11वां, जीन में कुछ स्थलों पर उत्परिवर्तन दर उच्च होती है, इन्हें तप्त स्थल या हॉट स्पॉट्स कहते हैं। 12वां, कुछ कारक जैसे भौतिक व रासायनिक कारक उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, उन्हें उत्परिवर्जन या म्यूटाजेंस कहते हैं। और एक जीव के किसी भी उत्तक या कोशिका में उत्परिवर्तन पाए जाते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तनों की दर वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। 15वां, अधिकतर उत्परिवर्तन युग्म विकल्पी, बहुविकल्पी, बहुप्रभाविता वाले होते हैं। अगला 16वां, उत्परिवर्तन अग्र व उत्क्रम दोनों ही दिशाओं में होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन फॉरवर्ड भी होते हैं तो बैकवर्ड भी हो सकते हैं। जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। देखिए, आणविक स्तर पर उत्परिवर्तनों का अर्थ न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड क्रम यानी न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है उसमें परिवर्तन होना है। यह परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। पहला, क्षारों की क्षीणता, डिलीशन ऑफ बेसेज, क्षारों का निवेशन, इंसर्शन ऑफ बेसेज, और क्षार क्रम में प्रतिलोपन, इन्वर्जन, बेस सीक्वेंस, और अगला है किसी क्षार युग्म का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस पेयर्स। इन 4 प्रकार के उत्परिवर्तनों में से पहले 3 परिवर्तन डीएनए के टूटकर पुनः एक स्थान पर जुड़ने से प्राप्त होते हैं। अंतिम उत्परिवर्तन में डीएनए टूटता नहीं, बल्कि यह उत्परिवर्तन डीएनए पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन में दोष के कारण उत्पन्न होता है। यह भी मूलतः निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और है दूसरा फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहला देखिए प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में देखिए प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में डीएनए कोडोन में एक क्षार दूसरे क्षार से या एक क्षारीय व्युत्पन्न से बदल जाता है एवं परिणाम स्वरूप कोडोन में परिवर्तन हो जाता है। कोडोन में परिवर्तन के कारण यह कोडोन दूसरे एमिनो अम्ल के लिए सूचना लाता है एवं प्रोटीन के एमिनो अम्ल का क्रम बदल जाता है, जिसके कारण इसके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन का जो है डायग्राम दिया हुआ है उसमें देखिए प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के पश्चात जो क्षार क्रम में और प्रोटीन श्रृंखला में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देखिए। एक डीएनए श्रृंखला है जिसमें देख रहे हैं आप AAG ऊपर, CGTA, ATC, CTC, GGG, और इनके विपरीत देखिए एडिनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, थाइमिन एडिनिन से, और गुआनिन साइटोसिन से, इस प्रकार है। और इससे जब mRNA या का कोडोन बनता है तो देखिए इसमें AUG,
GCA, AUC, CUC और GGG, ये कोडोन बन गए। इन कोडोन से पॉलीपेप्टाइड बनता है मेथियोनिन, सामान्य रूप से सामान्य क्षार क्रम में प्रोटीन श्रृंखला जो इसमें बनती है, इस कोडोन से AUG से मेथियोनिन बन गया, GCA से वैलिन बन गया, और AUGC से आइसोल्यूसिन बन गया, और CUC कोडोन से ल्यूसिन बन गया, और GGG कोडोन से ग्लिसरीन बन गया, ग्लाइसिन बन गया, सॉरी। अब प्रतिस्थापन हो जाता है तो DNA में देखिए क्षार क्रम बदल गया। हम देख रहे हैं ATC की जगह ACC आ गया और TGG आ गया। तो ये कोडोन बदलने से mRNA और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बनेगी उसके अंदर भी कोडोन जो है चेंज होने से आइसोल्यूसिन की जगह थ्रियोनिन बन गया, थ्रियोनिन एमिनो एसिड बन गया। ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का, सॉरी, ये प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। कुछ रासायनिक उत्परिवर्तनों यानी म्यूटेशंस का प्रभाव आप देख रहे हैं सारणी के अंदर। देखिए क्षार अनुरूप फर्स्ट, इसमें 5 ब्रोमो यूरासिल और 2 एमिनो प्यूरिन। इसके में क्या होता है कि उत्परिवर्तन का प्रकार इनमें संक्रमण प्रकार का होता है, ट्रांजिशन, जिसमें प्यूरिन का प्यूरिन से बदलाव हो जाता है और नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन का प्यूरिन से, और इसी प्रकार नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से। इस प्रकार परिवर्तन होता है संक्रमण या ट्रांजिशन में। देखिए एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन की जगह ग्वानोसिन आ गया और थाइमिन की जगह साइटोसिन आ गया। विअमीनीकरण का कारण है नाइट्रस अम्ल, ये भी संक्रमण का उदाहरण है। ये सब प्रतिस्थापन प्रकार का उत्परिवर्तन है। अन्य रासायनिक उत्परिवर्तन भी जो रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल एमीन आ जाता है। एल्किल कारक में देखिए इथाइलेशन, मेथाइलेशन और एथिल एथेन सल्फोनेट या एक्रिडिक रंजक जुड़ने से भी क्षार का विलोपन होता है, संकुलन बनता है, विलोपन निवेशन होता है। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का उदाहरण है। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन दो प्रकार का पाया जाता है, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन को समझें। देखिए इस प्रकार का जो प्रतिस्थापन होता है उसमें उत्परिवर्तन में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और परिणाम स्वरूप दूसरी श्रृंखला का पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन से बदल जाता है। अर्थात प्यूरिन का परिवर्तन प्यूरिन से और पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक का परिवर्तन पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक से हो जाता है। ट्रांजिशन प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है वो डीएनए पुनरावृत्ति के दौरान होता है और इनको निम्नलिखित कई प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, जैसे टॉटोमराइजेशन द्वारा, दूसरा विकिरण द्वारा बाई आयोनाइजेशन, तीसरा क्षार अनुरूप द्वारा बाई बेस एनालॉग्स, चौथा विअमीनीकरण द्वारा बाई डीएमिनेशन, और पांचवा हाइड्रोक्सिल एमीन द्वारा बाई हाइड्रोक्सिल एमीन। टोटोमराइजेशन की अगर बात करें तो आप देखिए सामान्य डीएनए में एडेनिन प्यूरिन थाइमीन पिरिमिडीन से 2 बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तथा ग्वानिन प्यूरिन जो है वो साइटोसिन पिरिमिडीन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थाइमीन से, और इसी प्रकार साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा ग्वानोसिन से जुड़ा रहता है। इसमें जो है आप देख रहे हैं इसमें 2 ही जो है बंध दिखे हुए हैं, लेकिन आप समझे इसमें 3 बंध होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानोसिन से जुड़ता है। इस अवस्था को ही हम टोटोमर्स कहते हैं, एवं यह हाइड्रोजन बंध है के पुनः व्यवस्थित होने से बनता है, जिसे टोटोमेरिक विस्थापन या टोटोमेरिक शिफ्ट कहते हैं। टोटोमराइजेशन के कारण साइटोसिन व एडेनिन का जो एमिनो समूह NH2 समूह है वो एमिनो समूह NH में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कीटो समूह जो है डेवलप हो जाता है। और इधर आप देखिए इसकी जो है संरचना भी बना रखी है, एडेनिन ग्वानोसिन ये, और इनके टोटोमर है जो किस प्रकार बन रहे हैं। देखिए आप जो है NH2 ग्रुप के स्थान पर NH ग्रुप आ गया है। इसी प्रकार साइटोसिन और थाइमिन में भी NH2 ग्रुप के साथ NH आ गया है। थैंक यू।